आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई? 3, 5, 7 या 9? तो इसका राइट आंसर होगा 3 महिला निर्वाचित हुई थी। वर्तमान के अंदर 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के रिजल्ट आया और इसके अंतर्गत 3 महिला लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई और इन तीनों का नाम है, एक का नाम है संजना जाटव जो कि भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजय हुई और दूसरी का नाम है मंजू शर्मा जो बीजेपी से जयपुर शहरी सीट से विजय हुई और तीसरी का नाम है महिमा सिंह जो कि राजसमंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विजय हुई। तो राजस्थान से 18वीं लोकसभा चुनाव से 3 महिला विजय हुई, इनमें से 2 बीजेपी की और 1 कांग्रेस की महिला विजय हुई हैं। और अब तक प्रथम लोकसभा से लेकर वर्तमान में 18वीं लोकसभा तक राजस्थान से कुल कितनी महिला लोकसभा सदस्य बन चुकी हैं? तो पहले थी 20 और 20 के साथ 3 जोड़े तो 23 महिला लोकसभा सदस्य बन चुकी है राजस्थान से। ये भी बात आपको याद रखनी, आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है अधिकार, शक्ति, कर्तव्य या कर्तव्य? तो राज्य के राज्यपाल को विधानसभा में अभिभाषण या संदेश भेजने का क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 175 में लिखा है कि राज्य के राज्यपाल को विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का क्या है? अधिकार है, न कि शक्ति है, न कि कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समिति 4 वित्तीय समिति के अतिरिक्त अस्तित्व में है? 20, 17, 15 या 12? ये 2018 का क्वेश्चन है, उस समय इसका राइट आंसर था 17। लेकिन वर्तमान के अंदर राज्य विधानसभा के कार्य संचालन हेतु राजस्थान के अंदर कुल वर्तमान में 25 समितियां, कितनी है कुल समितियां? 25 समितियां हैं। इन 25 समितियों में से 21 स्थायी समिति है और 4 वित्तीय समितियां, कितनी? 4 वित्तीय समितियां हैं और 21 स्थायी समिति है। इन 21 में से वर्तमान के अंदर 20 समितियों का गठन किया जा चुका है, लेकिन एक समिति का गठन नहीं हुआ है, उसका नाम है सामान्य परियोजना समिति। सामान्य परियोजना समिति के अंदर इसका गठन नहीं हो चुका है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन हेतु कितनी समितियां कार्यरत है? तो आपका आंसर होगा 25 समितियां हैं। इनमें से कितनी स्थायी समिति है? तो आपका आंसर होगा 21 स्थायी समिति है, उसमें से 4 वित्तीय समितियां हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर 20 स्थायी समितियों का गठन हो चुका है, एक समिति का गठन नहीं हुआ है, उसका नाम है सामान्य परियोजना समिति। और आपकी जानकारी लिए ये बता दूं कि इन 25 समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है और इसमें 4 वित्तीय समितियां होता है। और 4 वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं? एक लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन क समिति और एक प्राक्कलन ख समिति और एक का नाम है सरकारी उपक्रमण समिति। ये 4 वित्तीय समितियां राजस्थान के अंदर, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर 21 स्थायी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, पहला कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्तमान में 4 वित्तीय समितियां हैं। एक लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन क समिति, एक प्राक्कलन ख समिति, एक सरकारी उपक्रमण समिति। ये राजस्थान में 4 वित्तीय समितियां। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो राजस्थान में कितनी समितियां हैं? 25 समितियां हैं।
इन 25 में से एक समिति को छोड़कर बाकी सभी समितियों के अंदर 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 समिति। और एक समिति कौन सी? उसका नाम है सामान्य परियोजना समिति। सामान्य परियोजना समिति, जिसके अंदर सदस्य पूर्व से निर्धारित नहीं होते और बाकी सभी समितियों के अंदर 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। ये बात आपको याद रखनी। इसका मतलब प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ये किसकी बात हो रही है? वित्तीय समितियों की बात हो रही है। यानी कि वित्तीय समितियों के अंदर प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल कथन सही है। यानी कि वित्तीय समितियों के जो सभापति होते हैं उनकी नियुक्ति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बिल्कुल कथन सही है। चौथा है कि समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, यह भी कथन सही है। यानी कि जो वित्तीय समितियां होती हैं ये प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष रखती हैं। इसका मतलब 2, 3 व 4 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा यह कथन सही है? पहला, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। जी हाँ, राजस्थान में जब प्रथम बार चुनाव हुए थे 1952 के अंदर, उस समय राजस्थान के अंदर 160 सीटों पर चुनाव हुए थे और इन 160 सीटों में से 82 कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 24 राम राज्य परिषद को प्राप्त हुई थी और 8 भारतीय जनसंघ को प्राप्त हुई थी। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, यह भी दूसरा भी कथन सही है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में विधानसभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम पहली बार कब बनाए? तो 1956 के अंदर बनाए। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समिति है, जिसमें से 4 वित्त संबंधी है, ये कथन गलत है। क्योंकि वर्तमान के अंदर कितनी है? तो वर्तमान में कितनी स्थायी समिति है? तो 21 स्थायी समिति है और 4 वित्तीय समितियां हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 25 समितियां हैं। इसका मतलब कथन 1 व 2 इसके राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण अधीन नहीं है? यानी कि 4 वित्तीय समितियां हैं, उसके अंदर प्राक्कलन क समिति और एक प्राक्कलन ख समिति, और प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत आता है। गृह विभाग नहीं आता है। गृह विभाग किसके अंतर्गत आता है? प्राक्कलन ख समिति के अंतर्गत गृह विभाग आता है, न कि प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और शिक्षा विभाग जो कि प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत आता है और वित्त विभाग भी प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत आता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आता है? एक शिक्षा विभाग आता है, एक वित्त विभाग आता है, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग आता है और इसके अलावा उद्योग व खान विभाग आता है। इसके अलावा विद्युत विभाग आता है। इसके अलावा स्वतः शासी शहरी विकास व आवास विभाग इसके अंतर्गत आता है और इसके अलावा ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग भी इसके अंतर्गत आता है प्राक्कलन क समिति के अंदर। और इसके अंतर्गत विधि व न्याय विभाग भी प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत आता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष। तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। यानी कि 1 वर्ष के बाद में वापस लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और राजस्थान में सर्वप्रथम लोक लेखा समिति का गठन 18 अप्रैल 1952 के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और लोक लेखा समिति में सभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय
नियत करेगी? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति, आचरण समिति। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कार्य सलाहकार समिति राज्यपाल के अभिभाषण में समय नियत करती है, यानी कि इसकी सिफारिश पर राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया जाता है। और इस कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष इस कार्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसके अंदर अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। और इन कार्य सलाहकार समिति के अंदर जो सदस्यों को विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। और कार्य सलाहकार समिति का 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन कौन से समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राजस्थान की 3 समितियों का विधानसभा का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। एक कार्य सलाहकार समिति, जिसका दूसरा नाम है कार्य मंत्रणा समिति, एक ये समिति। दूसरी नियम समिति, नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है पदेन वह विधानसभा का अध्यक्ष होता है। और तीसरा सामान्य प्रयोजन समिति का जो अध्यक्ष है, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इन 3 समितियों का विधानसभा का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? प्राक्कलन क समिति, राज्य के उपक्रमण समिति, कार्य सलाहकार समिति, जन लेखा समिति। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कार्य सलाहकार समिति के जो सदस्य होते हैं उसको विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और उसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। और इस कार्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अब राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? विशेषाधिकार समिति का, गलत है। नियम समिति व उप समिति का, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अधीनस्थ विभाग समिति, गलत है। प्रश्न संदर्भ समिति, ये भी कथन गलत है। तो राजस्थान के विधानसभा का अध्यक्ष पदेन किस किस समिति का अध्यक्ष होता है? एक तो नियम समिति का, एक कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति का, और एक सामान्य प्रयोजन समिति। इन 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। ये तीनों बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? उपाध्यक्ष द्वारा, विधानसभा सचिवालय का सचिव द्वारा, संसदीय सचिव द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा सचिवालय का सचिव के द्वारा। यानी कि स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राज्यपाल के पास में भेजा जाता है उससे पूर्व कौन प्रमाणित करता है? तो विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। उसके बाद में राज्य के राज्यपाल के पास में भेजा है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? तो 30 जून 2016 से पहले तो 4 बार इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान के संदर्भ में, यानी कि 2024 तक कितनी बार राजस्थान की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? सत्ता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहां लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती है। यानी कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार नहीं गिरती है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। और
आपकी जानकारी लिए बता दूं कि 2024 तक यानी कि प्रथम विधानसभा से लेकर वर्तमान के अंदर 16वीं विधानसभा चल रही है, इसके अंदर अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कितनी बार? 5 बार। आप पूछोगे सर सर्वप्रथम किस के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? तो सर्वप्रथम मार्च 1990 के अंदर भैरव सिंह शेखावत के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, और उसके बाद में दिसंबर 1990 के अंदर भैरव सिंह शेखावत के द्वारा लाया गया था, और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 1993 में लाया गया था। यानी कि भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाया। उसके बाद में अशोक गहलोत के द्वारा 2009 के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, और उसके बाद में सबसे अंतिम बार अशोक गहलोत के द्वारा 14 अगस्त 2020 को विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो अब तक कितनी बार? 5 बार। कौन कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? भैरव सिंह शेखावत के द्वारा और अशोक गहलोत के द्वारा। अंतिम बार किसके द्वारा लाया गया था? अशोक गहलोत के द्वारा। कब लाया गया था? 14 अगस्त 2020 को लाया गया है। तो 2024 तक कितने विश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं विधानसभा के अंदर? तो 5 विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और आपकी जानकारी लिए ये भी बता दूं कि 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी, यानी कि 5 बार ही विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। तो साधारण निर्वाचन की अधिसूचना विधानसभा की राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आपकी जानकारी ये बता दूं कि विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। और लोकसभा के निर्वाचन की अधिसूचना सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। यह भी बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, राज्यपाल की पूर्व स्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है? बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा भी कथन सही है, क्योंकि राज्य वित्त मंत्री के द्वारा धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा के अंदर रखा जाता है। तीसरा है कि 14 दिन बाद स्वतः ही पारित हो जाता है, यानी कि जब विधानसभा से पारित होने के बाद में जब विधान परिषद के पास में जाता है तो 14 दिन के बाद में वह स्वतः ही पारित हो जाता है। यह भी कथन सही है। चौथा है कि विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि धन विधेयक को केवल वित्त मंत्री के माध्यम से पेश किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया बता देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 के अंदर धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, और धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। और विधानसभा के बाद में यह राज्य के विधान परिषद में जाता है। कहां जाता है? विधान परिषद में। और विधान परिषद इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और विधान परिषद यदि 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है, उसके बाद में विधान परिषद से स्वतः ही पारित माना जाता है। नई विधानसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, और नई विधान परिषद धन विधेयक में अस्वीकार कर सकती है। केवल और केवल विधान परिषद धन विधेयक के बारे में क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। और उस सिफारिश को राज्य की विधानसभा माने या न माने वह विधानसभा पर निर्भर करता है। उसके बाद में जब राज्य की विधान परिषद से पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है, तो उस राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।
लेकिन राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में रखा था, इसीलिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। और कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा के पास में अधिक शक्ति होती है। और धन विधेयक की परिभाषा कहां है? अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। विधानसभा में प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। और प्रो टाइम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल के द्वारा। और इस प्रो टाइम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। पहला, नव चयनित जो विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रो टाइम स्पीकर करवाता है। और दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करवाने का कार्य कौन करता है? प्रो टाइम स्पीकर के द्वारा करवाया जाता है। और ये जब विधानसभा का अध्यक्ष चयनित हो जाता है उसके बाद में प्रो टाइम स्पीकर का पद स्वतः ही रिक्त हो जाता है। तब तक वह विधानसभा की बैठकों की संचालन करता है। कौन करता है? प्रो टाइम स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन, स्पीकर प्रो टाइम को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का राज्यपाल प्रो टाइम स्पीकर को शपथ दिलाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रो टाइम स्पीकर कौन थे? यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा और मारावल संग्राम सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अंदर प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, उस समय कौन थे? उस समय के राज प्रमुख मान सिंह के द्वारा राजस्थान के प्रथम प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति की गई थी और उनका नाम था मारावल संग्राम सिंह। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और वर्तमान के अंदर 16वीं विधानसभा है। इस 16वीं विधानसभा के प्रो टाइम स्पीकर कौन थे? और इस 16वीं विधानसभा में प्रो टाइम स्पीकर कौन थे? कालीचरण श्राफ को 16वीं विधानसभा में प्रो टाइम स्पीकर राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रो टाइम अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह, परसाराम मोदरिया, भंवरलाल मेघवाल, गुलाब चंद कठारिया? तो इसका राइट आंसर होगा गुलाब चंद कठारिया 15वीं विधानसभा के प्रो टाइम स्पीकर थे। और 16वीं के कौन है? कालीचरण श्राफ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि 3 प्रश्न होते हैं। एक तारांकित प्रकार का प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है और इसके अंदर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा होता है अतारांकित क्वेश्चन जिसका उत्तर लिखित में दिया जाता है और इसके अंदर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और एक तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है, उसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न, और जिसका शब्दाधीन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर क्या होता है? मौखिक होता है। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? 1, 3, 5 या 7?
इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर एक अतारांकित क्वेश्चन प्रश्न का पूछ सकता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कौन सा कथन गलत है? पहला, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है, यह कथन सही है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही संसदीय सचिव को शपथ दिलाई जाती है, पहला कथन सही है। दूसरा, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है, यह भी कथन सही है। तीसरा है कि राज्य सरकार विधायकों में से संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। और चौथा है कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिव के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, यह कथन गलत है। संसदीय सचिव की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर कथन गलत है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 189(1) में, अनुच्छेद 189(2) में, अनुच्छेद 189(3) में, अनुच्छेद 185(1) में। तो विधानमंडल के सदन के अधिवेशन के समय गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189(3) के अंदर किया गया, और इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अनुच्छेद 189(3) में लिखा है कि राज्य विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम 1/10 होना चाहिए, यानी कि विधानसभा के कुल सीटों का 1/10 सीटें हो, यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तो विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना होगा। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अनुच्छेद 189(1) के अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के निर्णायक मत का उल्लेख है। जब किसी विधेयक, यानी कि विधानसभा में जब कोई विधेयक लाया जाता है और उसके ऊपर मत गणना होती है और उस विधेयक में दोनों दलों के द्वारा बराबर मत होने पर विधानसभा का अध्यक्ष वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह कहां लिखा है? अनुच्छेद 189(1) में लिखा है। अनुच्छेद 189(2) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 189(2) में लिखा है कि यदि विधानसभा में किसी विधायक की मृत्यु हो जाए या विधानसभा में कोई एक स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह लिखा है अनुच्छेद 189(2) में। अनुच्छेद 189(3) के अंदर गणपूर्ति का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 189(4) के अंदर यदि विधानसभा में या विधान परिषद में गणपूर्ति पूरी ना हो तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति का यह कर्तव्य बनता है कि सदन को स्थगित कर दे। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 189(4) में लिखा है कि गणपूर्ति पूरी ना होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित करना। ये कहां लिखा हुआ है? 189(4) में लिखा है। तो ये 189 कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि विधान सभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त न हो, गलत है। मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृत न करे, गलत है। उसे पर राज्यपाल हस्ताक्षर न करे, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जब राज्य की विधानमंडल द्वारा जब कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है, जब राज्य का राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ही कोई भी विधेयक कानून या अधिनियम का रूप लेता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि अध्यक्ष के विधानसभा के सदस्य के त्यागपत्र से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कथन, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंप सकता है,
और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि वहां पर 30 दिन की समय निर्धारित नहीं है। वहां पर यह लिखा है कि अध्यक्ष यानी कि विधानसभा का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और अध्यक्ष तब तक स्वीकार नहीं करता है, उससे पूर्व सदस्य के द्वारा वापस लिया जा सकता है। वहां पर किसी भी प्रकार की समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि 15 दिन के अंदर सदस्य वापस लेगा या 30 दिन के अंदर लेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर ये गलत कथन है। चौथा कि कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, यानी कि चौथा भी कथन सही है। इसका मतलब तीसरा कथन गलत था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना के द्वारा राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, रामनिवास मिर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, रामनिवास मिर्धा, जो राजस्थान से राज्यसभा के 4 बार सांसद बने थे। 1967 के अंदर बने थे, फिर 1974 में, 1980 में, 1986 के अंदर बने थे। 4 बार बने थे। और राजस्थान के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से 4 बार सांसद बने थे। एक का नाम रामनिवास मिर्धा और दूसरे का नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो कि भाजपा से 4 बार राज्यसभा सांसद बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर सही कथन चुनिए। पहला कथन, अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति को होगा जो सदन तय करे। पहला कथन गलत है। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति का होगा जो राज्यपाल निश्चित करे। कौन आएगा? राज्यपाल के द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा। दूसरा, उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। यह भी कथन गलत है। सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा। इसका राइट आंसर होगा, यहां पर आएगा सचिव, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस तिथि को होगा, इसकी सूचना राज्यपाल नहीं भेजेगा। कौन भेजेगा? सचिव के द्वारा भेजी जाएगी। इसका मतलब कथन, दोनों ही कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, न 1 सही न 2 सही, यानी कि दोनों ही कथन गलत है। आपको वापस बता देता हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है और इस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य तक सचिव के द्वारा भेजी जाती है। और ये इसका उल्लेख राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 7 के अंदर उल्लेख मिलता है।